हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पॉटलाइट। तो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पेपर टू कॉमर्स में मोस्ट स्कोरिंग यूनिट्स कौन सी है। काफी स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा था। मैम ये बता दो कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग यूनिट्स कौन सी है, ताकि लास्ट मोमेंट पे उन यूनिट्स को रिवाइज कर ले और हमारा एग्जाम निकल जाए। तो देखिए, स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि मोस्ट स्कोरिंग यूनिट्स पता होना अच्छी बात है, बट अगर आप ये सोच के समझ रहे हो कि अभी सिर्फ इन यूनिट्स को कर लेंगे तो हो जाएगा, तो आज के टाइम पे ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। ठीक है, बट एनीवेज मैं आपको ये चीज़ के लिए हेल्प कर सकती हूँ, ताकि जब आप अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे होंगे ना कि किस तरीके से पढ़ना है, तो अगर आपकी कुछ यूनिट्स ऐसी होंगी, जो यूनिट्स मैं बताने वाली हूँ कि हाँ ये स्कोरिंग यूनिट्स हैं, वो मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है टोटली। किस तरीके से मुझे हेल्प हुई थी ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन, वही सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है प्रिपरेशन का। और अब जो जिस तरीके से ट्रेंड चेंज हो रहा है, वो चीज मैं एनालाइज कर पा रही हूँ। तो वो सारी चीजों पे ही बेस्ड मैं आपको यूनिट्स हैं जो बताने वाली हूँ, जो मोस्ट स्कोरिंग यूनिट्स रहती है, और किस बेसिस पे मैं उनको मोस्ट स्कोरिंग यूनिट्स बोल रही हूँ, वो सारी चीजें भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, ताकि आपको एक बेटर आइडिया मिल सके कि किस तरीके से हमें यूनिट्स को टारगेट करना है, किस यूनिट को किस तरीके से पढ़ना है। इसके लिए मैंने डिटेल 10 वीडियोस भी बनाई है हर यूनिट के लिए, तो आप उनको भी रेफर कर सकते हो। और आज की क्लास में भी मैं आपको बताती हुई चलूंगी कि किस यूनिट को किस तरीके से पढ़ना है, ताकि आपके लिए मोस्ट स्कोरिंग यूनिट्स बन सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जान लेते हैं मेरे बारे में कुछ। मेरा नाम है आयुषी और हाल ही में नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है। कॉमर्स एजुकेटर हूँ जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। कॉमर्स वहाँ पे टीच करती हूँ, साथ ही साथ पेपर वन भी टीच करती हूँ। और कॉमर्स स्पॉटलाइट नाम से ही एक टेलीग्राम चैनल भी है, जिसमें मैं सभी क्लासेस की पीडीएफ है जो शेयर कर देती हूँ, ताकि आपको ईज रहे और आप अच्छे से रिवाइज कर सके अपना कंटेंट सारा। तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्विजेस भी रहती हैं जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, तो वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए मोस्ट स्कोरिंग यूनिट्स की बात करेंगे। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए जो पेपर टू में 10 यूनिट्स हैं उनको सेपरेट कर लिया है, और 3 ब्लॉक मैंने बनाए हैं। हमेशा से ही ये 3 ब्लॉक आपको बना के रखने हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो यूनिट्स है ना इसी तरीके से दी हुई है। कुछ यूनिट्स में न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा होना, ठीक है, कुछ चीजें हैं जो ग्राफ के थ्रू आपको समझ आएंगी, कुछ थ्योरीज वगैरह हैं उनके थ्रू आपको समझ आएंगी, बहुत सारी थ्योरीज आपको याद करनी होंगी, मॉडल्स आपको याद करने होंगे। और कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जो बहुत फैक्ट्स पे बेस्ड हैं, फैक्चुअल आपको चीजें याद रखनी होंगी, प्रोविजंस आपको बहुत सारे याद रखने होंगे। उन्हीं बेसिस पे आपकी यूनिट्स यहाँ पे डिवाइड की जाती हैं। तो मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको बता रही हूँ, जो मेरा मानना है कि किस अकॉर्डिंग स्कोर किया जा सकता है, जिस तरीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं, कैसे आपको वो हेल्प कर सकती है। एक पर्टिकुलर यूनिट अगर आप उसको अच्छे से कर लेते हैं प्रिपेयर, तो आपको वहाँ पे बहुत ज्यादा मैक्सिमम जो रिटर्न है आपका मिलने वाला है। तो बात करेंगे सबसे पहले यहाँ से, जो सेट वन है वो चीज मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आई हूँ, जहाँ पे इकोनॉमिक्स, स्टैट्स, फाइनेंस और अकाउंटिंग, मेनली ऐसा पोर्शन जहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। स्टेट आपके लिए मैंने बनाया है, और मेरे अकॉर्डिंग जो मोस्ट स्कोरिंग सेट है वो यही सेट है। कैसे है वो ये सेट, यहाँ पे देखते हुए चलिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है ना, लिमिटेड टॉपिक्स आपको मिलेंगे। ये चीज बहुत क्लियर है। स्टैट्स में भी जो आपके मेजर टॉपिक्स है ना, अगर आपने उनको समझ लिया, तो उनसे कोई भी क्वेश्चन बनता है ना, वो बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो। यहाँ पे चीजें अंडरस्टैंडिंग वाली ज्यादा है, कंसेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल आपको चीजें पता होंगी, रियल लाइफ में किस तरीके से यहाँ पे काम हो सकता है, वो सारी चीजें अगर आपको पता होंगी ना, तो बहुत इजीली आप इन यूनिट्स को समझ पाएंगे, समझ के बहुत इजीली अप्लाई कर पाएंगे उन कंसेप्ट्स को अपने क्वेश्चंस में, जो पेपर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस बहुत इजी ही यहाँ से पूछे जाते हैं। इजी मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि वो कंसेप्चुअल होते हैं। अगर आपने एक बार कंसेप्ट समझ लिया है, उसको अच्छे से पढ़ लिया है, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। वो कोई भी हो, स्टैट्स हो, फाइनेंस हो, अकाउंटिंग हो, इकोनॉमिक्स हो, किसी भी यूनिट्स में आप ये चीज आजमा के देख सकते हो। आपको जब इकोनॉमिक्स में पता है कि आपके पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, वहां से क्वेश्चन आना ही है, वहां से ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आएगा आपके पास, तो आपको वो ग्राफ याद करने हैं, किस तरीके से वो ग्राफ बनेंगे, किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करती है, वो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता होंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चन आएगा वो भी आप कर लोगे। कोई ग्राफ वाला क्वेश्चन आएगा वो भी आप कर लोगे। कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, किस तरीके से अच्छे से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है या नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है कोई कंपनी, कोई फर्म, वो आपको पता लग जाएगा। तो उसी बेसिस पे आप इजिली क्वेश्चन है जो कर पाओगे। इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको ग्राफ वाले मिलते हैं, और यहाँ पे ग्राफ को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने एक बार ग्राफ को समझ लिया, किस तरीके से ग्राफ बना है, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करना। 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन तो इसी तरीके के आपसे पूछे जाते हैं। टॉपिक लिमिटेड है, प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज आएंगी तो वो आएंगी, ठीक है, बिजनेस फॉर्म की स्ट्रेटेजीज आएंगी, प्रॉफिट की स्ट्रेटेजीज आएंगी, वो आएंगी, तो वो लिमिटेड है, वो आपको याद करनी है और आप इजीली याद कर सकते हो। आपको पता है कि कॉस्ट और रिवेन्यू है, इसमें रिलेशनशिप पूछा जा सकता है। डिमांड एनालिसिस आता है, तो डिमांड एनालिसिस में क्या है, आपको यही पूछा जाता है कि इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, फिर प्राइस इलास्टिसिटी में पूछा जाता है। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है, वो करना है, एक बार समझना है, समझ लिया तो आप किसी भी क्वेश्चन को उसको सोल्व कर सकते हो, अगर आपने वो चीज समझ ली। ठीक है, फिर इसके बाद स्टैट्स की अगर मैं बात करूँ, तो स्टैट्स में भी यही चीज है। लिमिटेड टॉपिक्स है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ठीक है, और इसके बाद प्रोबेबिलिटी है, और स्क्यूनेस है, कोर्टोसिस है। यही कुछ टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन काफी ज्यादा बनते जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करूंगी कि जैसे रिग्रेशन है, कोरिलेशन है, यहाँ से आप बोलोगे मैम बहुत ज्यादा इनडेप्थ क्वेश्चन बनते हैं। वो इनडेप्थ क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वो बनते हैं इनकी प्रॉपर्टीज से। तो अगर आपने प्रॉपर्टीज समझ ली है कि क्या प्रॉपर्टीज है इनकी, तो इजीली आप उन क्वेश्चंस को भी समझ के क्रैक कर सकते हो। बात वही है कि कंसेप्चुअल आपको नॉलेज यहाँ पे बहुत अच्छे से होनी चाहिए। एक बार समझ लिया तो क्वेश्चन वहीं से आएगा, उसी के इर्द गिर्द आपका दायरा है वो रहने वाला है। फिर उसके बाद फाइनेंस में भी यही चीज होती है।
फाइनेंस में आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस काफी बनते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कब किस डिसीजन को लिया जा रहा है, क्यों किस डिसीजन को लिया जा रहा है, क्या उसकी रेलेवेंस है। तो उसको अगर आपको पता है, उसका रेलेवेंस पता है एक पर्टिकुलर डिसीजन का, उसके जो डिफरेंट मॉडल्स हैं उसमें क्या चीज बोली गई है, फॉर्मुलाज आपको याद है, तो आप फाइनेंस में भी हर कोई क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर सकते हो। एंड अकाउंटिंग में भी सेम यही चीजें रहती है, टॉपिक वही रिपीट होंगे, वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने को बोला जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछा जाएगा, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछा जाएगा, ठीक है। शेयर वैल्यू में आपको कैपिटल रिजर्व फॉरफीचर में कैसे पैसा जाएगा वो पूछा जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है। तो वो लिमिटेड टॉपिक्स हैं, वही बार बार रिपीट होते रहते हैं। रेशियो से आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ से बनेगा ही बनेगा, मार्जिनल कॉस्टिंग से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, असम्पशन से क्वेश्चन बनता ही है, तो आप असम्पशंस करिए, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट को पढ़िए, वेरिएंस एनालिसिस के फॉर्मुलाज आपसे पूछे जाते हैं तो उनको पढ़िए। तो एक बार अगर आपने पढ़ लिया ना, उससे रिलेटेड कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए, कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए, आप उसको बहुत इजीली कर सकते हो। एक टाइम थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगाना पड़ता है, पर जब आप जितना ज्यादा टाइम लगाकर उसको समझ लेते हो उतना ही ईजी आपके लिए हो जाती है। और ये पर्टिकुलर यूनिट्स ऐसी है जो आपको 100% रिटर्न देंगी। जितना टाइम आप अच्छे से लगाओगे उतना ही आपके लिए यहाँ पे बेनिफिशियल होगा। आउट ऑफ स्कोप कुछ भी ऐसे ज्यादा चीजें पूछी नहीं जाती हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात और करूंगी, जो आप 2023 में और 2022 में कुछ चीजें निकल के आई हैं, वो क्या चीज है, आप कैसे थोड़ा थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे स्कोप लिमिटेड है, मैंने जैसे बताया। तो अब ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये न्यू टॉपिक्स को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे न्यू टॉपिक्स को अब इनकलकेट किया जाए। कुछ ऐसे टॉपिक्स जो हम सोच भी नहीं सकते कि हाँ ये पूछ लिए जा सकते हैं, बट उनको भी ये पूछा जा रहा है। अब वो इसीलिए कि पेपर का लेवल मेंटेन करना है ऑब्वियसली, और उसी के लिए ये चीजें हो रही है। बट यहाँ पे मैं फिर एक चीज बोलूंगी, 10 टॉपिक में से अगर एक टॉपिक आपके पास न्यू आ रहा है, तो ये 10 टॉपिक अभी भी उतना बहुत ज्यादा रेलेवेंस यहाँ पे रखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। उस एक टॉपिक के पीछे आप इन 10 टॉपिक को नहीं छोड़ सकते जो मैंने आपको बताए हैं, जो आपको रिजल्ट देंगे, 100% रिजल्ट देंगे। तो इन पे अभी भी आपको फोकस करना है और अपना जो मैक्सिमाइज करनी है अपनी प्रिपरेशन की, मैक्सिमम आप यहाँ से रिटर्न ले सकें। फिर इसके बाद जो यहाँ पे सेकंड सेट है, ये है आपका फैक्चुअल, ठीक है, जिसमें प्रोविजंस आपको बहुत ज्यादा याद रखने होते हैं। तो यहाँ पे करंट अफेयर्स भी मैं ऐड करूंगी, जो इंटरनेशनल बिजनेस है, इसमें आते हैं आपके करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन। करंट अफेयर्स मतलब जो एट प्रेजेंट कोई सिचुएशन होती है उसके बेसिस पे ही आपसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इन चीजों का अपने ध्यान रखना है। सेक्शंस वगैरह यहाँ पे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सेक्शंस टर्म्स आपसे बहुत ज्यादा पूछी जाती है, लीगल एस्पेक्ट्स में काफी सारी टर्म्स होती है, तो वो सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी। और कैसे हेल्प करेंगी, अब यहाँ पे आपको क्या है, लर्निंग कैपेसिटी आपकी ज्यादा होनी चाहिए। लर्निंग पावर जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो लर्निंग को अपना पावरफुल बनाइए। लर्निंग कैसे पावरफुल होगी, चीजों को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि लिखो और उसको रटते रहो, वो चीज स्टैटिक पोर्शन में होती है। यहाँ पे वो स्टैटिक पोर्शन नहीं है, यहाँ पे चीजें हैं समझने वाली और बार बार रिवाइज करने वाली, ताकि आपके माइंड में वो चीजें अच्छे से बैठ जाए, प्रोविजंस जो है वो अच्छे से बैठ जाए, सेक्शन जो है वो अच्छे से याद हो जाए। फिर इसके बाद आती है थर्ड सेट, यहाँ पे जो है बैंकिंग, मार्केटिंग और बीएमएचआरएम का। ये एक ऐसा यूनिट है जो बहुत वास्ट है, ये ऐसा सेट है जो बहुत वास्ट है, वास्ट बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे आपको ये नहीं पता कि आप 10 थ्योरी पढ़ के गए हो और वो 11th और 12th थ्योरी कहीं से ले आएंगे और वो आपसे पूछ लेंगे। तो यहाँ पे ना कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ पे अनसर्टेनिटी है, बट देयर इज अ वास्ट सिलेबस जो अनसर्टेन है, जो हमें नहीं पता कि आप कितना पढ़ के जाओगे और कितना आपसे पूछ लिया जाएगा, क्या चीज आपसे पूछ ली जाएगी। तभी मैं यहाँ पे ये भी बोलती हूँ कि जो आप पढ़ रहे होते हो ना, जब बैंकिंग, मार्केटिंग, बीएमएचआरएम करोगे, तो यहाँ पे आपको ना ऐसे लगता है कि कुछ किया ही नहीं है इतना सारा करके भी। वो क्यों होता है, क्योंकि आपके यहाँ पे ना सब्जेक्टिव डिसिप्लिन है। ये मार्केटिंग और बीएमएचआरएम तो बिल्कुल ही सब्जेक्टिव डिसिप्लिन है, तो यहाँ पे कोई चीज फिक्स नहीं है, ठीक है। किसने क्या बोल दिया, दूसरे पर्सन ने क्या बोल दिया, उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन यहाँ पे तो बन के आ जाता है। किस पर्टिकुलर थ्योरी में किस चीज की बात की गई है, तो वहां पे चीजें बहुत सारी हैं जो क्रैम करने वाली हैं। और बैंकिंग मैंने यहाँ पे क्यों रखा है, बैंकिंग में भी स्टैटिक पोर्शन बहुत सारा है, और अब यहाँ पे बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ साथ इंश्योरेंस भी इंक्लूड है, तो वहां से भी आपसे काफी सारी चीजें हैं जो पूछी जाती हैं। बैंकिंग में हालांकि स्टैटिक पोर्शन थोड़ा ज्यादा रहता है, तो स्टैटिक को भी आपको पेन पेपर पर लिख के बहुत सारा याद करना पड़ेगा। और वो ऐसा है कि आप उसमें कोई लॉजिक भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन है, एज इट इज आपको याद करना पड़ेगा। लीगल में, टैक्सेशन में, चलो कुछ ना कुछ तो आपके पास लॉजिक होता है, बट यहाँ पे लॉजिक भी नहीं है, ठीक है। आपको चीजें थोड़ी बहुत ज्यादा याद करनी है, तो वो कैसे होगा, तो वो आप पेन पेपर पर लिखे हुए उन चीजों को बार बार रिवाइज करेंगे तो ही वो चीजें हो पाएंगी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्कोरिंग की अगर मैं बात करूं तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे आता है सेट नंबर 1, फिर उसके बाद सेट नंबर 2, देन आता है सेट नंबर 3। बट ये सब्जेक्टिव है, मैंने अपने अकॉर्डिंग आपको बता दिया कि किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं, किस तरीके से एग्जामिनर अब पैटर्न को चेंज कर रहा है, तो आप उस अकॉर्डिंग यहाँ पे मोस्ट स्कोरिंग यूनिट्स यहाँ पे ले सकते हो। और हर किसी की स्ट्रेंथ अलग अलग होती है, किसी को थ्योरी अच्छी लगती है तो किसी को न्यूमेरिकल पोर्शन अच्छा लगता है, तो मैं उस चीज पे नहीं जाऊंगी। मैंने अपने अकॉर्डिंग अपना व्यू पॉइंट आपको दिया है, किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं, कैसे प्रॉपर्टीज का यूज किया जा रहा है, क्वेश्चन को ज्यादा टिपिकल कैसे बनाया जा रहा है, जो बेस है ना उसी को ही लिया जा रहा है, उसकी फ्रेमिंग थोड़ी सी अलग की जा रही है क्वेश्चंस की। ग्राफ वाले क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स में हम जो चीजें ग्राफ में पढ़ते हैं उनको न्यूमेरिकल क्वेश्चन की शेप दे दी जाती है। अब आपको पता है कि परफेक्ट कंपटीशन है मार्केट में, ठीक है, तो सप्लाई और डिमांड सेम होते हैं, ठीक है। उस पॉइंट ऑफ पे ही हम देखते हैं कि इतनी आपकी यहाँ पे डिमांड होगी, वो चीजें। अब ये क्या कैसे दे दिया जाता है, न्यूमेरिकल फॉर्म में, कि डिमांड इतनी है, सप्लाई इतनी है, तो बताइए कितने प्राइस पे यहाँ पे डिमांड होगी, कितने प्राइस पे यहाँ पे क्वांटिटी सेल होगी। ऑब्वियसली बात है, क्वांटिटी जो डिमांडेड है वो क्वांटिटी सप्लाइड के बराबर है, तो जो भी इक्वेशन आपको दी हुई है उनको इक्वेट करके वैल्यू निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। बट कब करोगे ऐसा, जब आपको पता होगा कि हाँ इस पर्टिकुलर मार्केट में ऐसे होता है। अगर आपको पता ही नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। तो बात वही है, आएगी तो थ्योरी की, थ्योरी को कैसे न्यूमेरिकल फॉर्म में लाया जा रहा है, कैसे मोल्ड किया जा रहा है, और कैसे वो क्वेश्चन भी थ्योरेटिकली आपका सोल्व होगा,
वो चीज़ें यहाँ पे एनटीए ने करना स्टार्ट किया है और इसी से ही आपका जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है वो बढ़ता जा रहा है और इसी वजह से आपकी जो कट ऑफ भी है वो भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि स्टूडेंट्स भी स्मार्ट होते जा रहे हैं, उनको भी पता है ये चीज़ें। तो आपको यही चीज़ मेक श्योर करनी है कि यहाँ पे इन ऐसे ये जो यूनिट्स है ना, ये काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो स्किप कर देते हैं और यही कारण है कि वो नेट और जेआरएफ तक नहीं पहुंच पाते हैं। आप इनमें बहुत मेहनत करते हो, इस एरिया में बहुत मेहनत करते हो, बट यहाँ पे आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलते इतने अच्छे। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी एक तो ये यूनिट्स नहीं है कम अच्छे से, आपने नहीं कवर कर रखी है, ये यूनिट्स अच्छे से तैयार नहीं है, तो आपको इनका भी रहता है कि ये यूनिट्स भी करनी है, बट साथ ही साथ यहाँ पे चीजें बहुत सारी अलग भी आपसे पूछी जाती है, जिस वजह से आपको ये नहीं पता लगता कि पूछ कहाँ से लिया है, तो उस वजह से आप थोड़ा लैग कर जाते हो। तो अगर आप इन यूनिट्स को स्ट्रॉन्ग बना लोगे ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा आई नो, बट अगर आप इन पे काम करोगे थोड़ा सा टाइम लगा के, तो ये आपके इतने यूनिट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे जो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देंगे और आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे। तो ये मोस्ट स्कोरिंग यूनिट्स हैं, इनको आप जरूर तैयार करिए। कोई भी स्टूडेंट है, अगर आप इन यूनिट्स को स्ट्रॉन्ग बना लेते हो ना, तो आपका जेआरएफ डन है, खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे मैंने बता दिया कि सेट 1 में लिमिटेड टॉपिक्स हैं, सेट 2 में फैक्चुअल पोर्शन और प्रोविजंस वगैरह होते हैं, और सेट 3 में यहाँ पे क्या है, वाइडर स्कोप बहुत ज्यादा है, क्या चीज कहाँ से पूछ ली जाएगी ये हमें नहीं पता। सब्जेक्टिविटी यहाँ पे रहती है, ठीक है। सब्जेक्टिविटी कैसे? सब्जेक्टिव डिसिप्लिन क्या है? सब्जेक्टिव डिसिप्लिन है, हर एक जो भी थिंकर है उसने अपनी थ्योरी दे दी अपनी थिंकिंग के हिसाब से, किसी ने कोई चीज पे काम कर रखा है उसने उसकी थ्योरी को क्रिटिसाइज कर दिया है। तो ये सारी चीजें हैं जो यहाँ पे आपसे पूछी जाती हैं, तो इनको ध्यान में रखते हुए मुझे जो यहाँ पे लगा कि मोस्ट स्कोरिंग यूनिट्स मैं कैसे आपको बता सकती हूँ, मैंने अपने अकॉर्डिंग बता दिया, क्योंकि इन यूनिट्स ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की थी। मेरे जीआरएफ को क्रैक करने में इन यूनिट्स का बहुत ज्यादा योगदान था, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। अगर ये यूनिट्स मैं अच्छे से ना कर सकती तो मेरा जीआरएफ नहीं कभी भी क्लियर हो सकता था। इन यूनिट्स पे कमांड आती है तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस और आता है, और आप और थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करके बाकी यूनिट्स भी हैं उनको भी अच्छे से करना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि यहाँ पे ना आप जितना रियल लाइफ से रिलेट करोगे मार्केटिंग और एचआरएम को, उतना ही आपके लिए ईजी हो जाएंगी चीजें, उतना ही आपको अच्छे से समझ आएंगी। तो यहाँ पे आप इस तरीके से काम कर सकते हो, जो थोड़ा स्टैटिक पोर्शन है उसको आप लर्न कर सकते हो, बट यहाँ पे आप जब टाइम दोगे तो आपको रिजल्ट 100% पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। तो इन यूनिट्स पे काम करिए, सेट 1 पे, देन सेट 2 पे काम करिए, तो ऑटोमेटिकली सेट 3 भी आपका इंप्रूव होता चलेगा, और जिनका सेट 3 स्ट्रॉन्ग है उनको सेट 1 पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्लियर? तो ये कुछ वीडियो थी आज की क्लास में, मैंने यही चीजें आपसे डिस्कस करनी है कि किस तरीके से आपको यहाँ पे स्कोरिंग यूनिट्स बता सकूं, और वो मैंने आपको बता दी है। अगर आप चाहते हो एटम बैच में एनरोल होना तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। रिवीजन सीरीज स्टार्ट होने वाली है, जिसमें हम रिवीजन करते हुए चलेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, देन उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, ताकि आपको एक कंप्लीट पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में चीजें मिल जाएं और आप अच्छे से एप्लीकेशन सीख जाएं। रिवीजन के साथ साथ आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन भी कैसे अटेम्प्ट करने हैं, तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हुए चलेंगे रिवीजन के साथ साथ। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 की फीस 7000 रुपीज है। अगर आप पेपर 1 के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 4000 रुपीज में पेपर 1 के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। लाइक जरूर कर दिया कीजिए, ठीक है, शेयर करिए करिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आए हैं, ताकि हम अच्छे से पढ़ते हुए चलें, एक डिस्कोर्स बनाते हुए चलें, और सभी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे, जितना ज़्यादा वीडियोस को लाइक करोगे, उतना ही रीचेबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है। तो शेयर कर दिया करो, इसीलिए मैं शेयर करने के लिए बोलती हूँ। और काम करना स्टार्ट करिए, अगर आपको लगता है कि हाँ ये मेरी यूनिट्स अच्छे से नहीं प्रिपेयर है तो उन पर काम करना स्टार्ट करो, ताकि आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।